गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं। हेडिंग डालिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस या एस्टिमेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बहुत अच्छी सी बात है, हेडिंग डालिए और यहाँ पर समझिए। सबसे पहले डालिए हेडिंग डालिए डिटेक्शन ऑफ परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन का कॉम्पोजिशन पढ़ने। तो फॉर्मूला एज जब हम देखते हैं एक कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड की एक नॉर्मल रिएक्शन भी है, कोई एक हाइड्रोकार्बन है और उसकी एक नॉर्मल, उसका हमने क्या कराया, कंबशन रिएक्शन। क्या कराया, कंबशन, या हम सिंपली क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो हमको क्या मिलता है, वो हाइड्रोकार्बन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूटता है। तो अगर मैं देखूं कि किस प्रपोर्शन में टूटता है, तो जैसे मान लीजिए ये CXHY है, जैसे मान लीजिए लिखा C2H6, तो 6 हो गया Y और 2 हो गया X, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी रिक्वायर्ड होगी, X + Y/4, और तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी, दैट इज X मोल ऑफ CO2 एंड Y/2 मोल ऑफ वाटर। बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और अगर यहाँ 6 है तो यहाँ 3 वाटर के मॉलिक्यूल लगेंगे, राइट। तो इस तरीके से आप समझिए। चलो, तो यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, यहाँ पर देखिए, और इस पूरी रिएक्शन को यहाँ पर समझाया गया है। लिखा हुआ है कि the mass of water produced is determined by passing। अब ये जो मिक्सचर है, इस मिक्सचर को हमने एक एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड के कंटेनिंग ट्यूब से पास किया। किससे पास किया, यहाँ। अब हुआ क्या, और इसके बगल में लिखा है पोटाश बल्ब। ये जो पोटाश बल्ब है, ये किसको एब्जॉर्ब करेगा। आप लोगों ने हमेशा सुना है कि कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है किसमें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, सुना है ना। बहुत तो शुरू से बचपन से सुनते आ रहे होंगे। अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो आपने फोटोसिंथेसिस चैप्टर में भी पढ़ा होगा कि वो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट और ये सारे तमाम एक्सपेरिमेंट में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का अच्छा खासा रोल रहा है, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि द इंक्रीज इन मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यही जो इंक्रीज्ड मास है, पहले जो मास था और बाद में जो मास है, दोनों में डिफरेंस निकाल लो, आंसर आ गया। तो वही बताता है कि कितने अमाउंट में वाटर है बना है और कितने अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बना है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम परसेंटेज कॉम्पोजिशन के लिए ये अभी आपको सिखा रहे हैं। पहले ये फॉर्मूला नोट करिए, जनरल फॉर्मूला, फिर हम आगे चलते हैं। इतना ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है। खाली अगर बहुत मन करे तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, और आपका जो वाटर एब्जॉर्ब होगा वो कहाँ पर, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन में। अगर बहुत मन करे तो लिखिएगा, ठीक है। बस ये रिएक्शन नोट करिए, कार्बन हाइड्रोजन का एस्टिमेशन। आगे बढ़ जाए। चलिए, अब यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, ओके। अल्टीमेटली मैं आपको फॉर्मूला यहाँ पे सिखा देता हूँ, बट पहले हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या लिया, चलिए मान लीजिए कि हमने जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मास है वो क्या है, m ग्राम। कितना है, m ग्राम। और जो वाटर का मास है वो है m1 ग्राम, और जो कार्बन डाइऑक्साइड का मास है वो है m2 ग्राम, ठीक है। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यही होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि 18 ग्राम ऑफ वाटर विल कंटेन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ये बात सही है कि नहीं, पता है कि नहीं। देखिए यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मैं आपको बताता हूँ अगर मुझे 1 मोल वाटर है तो यहाँ पर इसका वेट कितना होगा, 18 ग्राम, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, तो कहेंगे सर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, दैट इज 2 + 16, राइट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ 1 मोल की, कितने की, 1 मोल में 2 ग्राम क्या है, हाइड्रोजन, और 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है कि अगर पानी का, अगर हमने 18 ग्राम पानी लिया है तो उसमें 2 ग्राम क्या होगा, हाइड्रोजन। चलो, अब यहाँ पर क्या लिखा है कि m1 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन, दैट इज 2 × m1/18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। नोट कर लीजिए।
चलिए भाई, यहाँ पर समझिए, मैं समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर क्या लिखा है कि हमने मान लीजिए m ग्राम लिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड, कितना लिया है, तो उसमें ऑक्सीजन कितनी, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बनेगी m1, और जो है वाटर कितना बनेगा m2। ये तो पढ़ा था हम लोगों ने, पहले लिखा है, देखिए तो लिखा है m ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 2 into m1। m1 क्या था, वाटर है कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। तो लिखा हुआ है कि m ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 2 into m1 अपॉन 18 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये सिखाया भी था। इसी तरीके से अगर मैं 100 ग्राम लेता हूँ कंपाउंड का, कितना लेता हूँ 100 ग्राम, तो यहाँ पर क्या है 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड विल कंटेन 2 into m1 into 100 upon 18 into m, दैट इज परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन का ही परसेंटेज हमें निकालना है, तो परसेंटेज हाइड्रोजन का फॉर्मूला मिल गया। क्या फॉर्मूला बना, तो कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो जनरली परसेंटेज हमेशा 100 का लिया जाता है, और जनरली जब कुछ नहीं बताई जाएगी बात, तो कितने ग्राम के लिए बात की जाएगी, 100 ग्राम के लिए। ठीक है, नोट करिए। इसी तरीके से अगर हमको परसेंटेज ऑफ कार्बन लेना है, तो इसी में हम क्या करेंगे इनटू 100, इसी में हम क्या करेंगे इनटू 100, नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ, नोट करिए फिर बताते हैं। समझ में आ गया? चले आगे बढ़े, नोट कर लो बेटा। तो लिखा है m2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल कंटेन परसेंट हाइड्रोजन। अगर बात होगी तो उसी में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, हो गया बेटा सत्यम। चलो बस ये फॉर्मूला लिखो लास्ट वाला, चाहो तो सिर्फ ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि हमने लिया m ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो इट विल कंटेन 12 into m2 अपॉन 44 ग्राम ऑफ कार्बन। तो अगर मुझे परसेंट ऑफ कार्बन निकालना है तो फार्मूला क्या हो जाएगा 12 into m2 into 100 अपॉन 44 into m। m क्या है मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, m2 क्या है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन। और सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे ड्यूमास मेथड। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है CXHYNZ, और हमने इसको किससे ट्रीट किया, दिस मोल ऑफ CuO दैट इज 2x + y/2 मोल ऑफ CuO। तो हमको क्या मिला x मोल कार्बन डाइऑक्साइड, y/2 मोल ऑफ वाटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, पहले भी पढ़ा था। यहाँ से इंटरेस्टिंग है दैट इज Z/2 मोल्स ऑफ N2, एन इससे हमसे कोई मतलब नहीं, ये एग्जाम में आता नहीं। ठीक है, अगर जरूरत लगे तो लिख लीजिए, एग्जाम में कभी पूछा नहीं जाता। बट आप यहाँ पर ये समझिए कि ये क्या है, ये एज अ कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो रहा है। देखिए वहाँ पर जितना ये इन्वॉल्व हुआ उतना ही रिलीज हुआ है, देखिए। लेकिन बस वहाँ यहाँ पे CuO लिखा है, वहाँ जस्ट Cu लिखा है, राइट। तो इसका खुद का क्या हुआ रिडक्शन, दूसरों का क्या हुआ ऑक्सीडेशन। एजेंट कोई भी चीज़ अगर है सर्विस कोई प्रोवाइड करता है तो वो खुद के लिए करता है कि दूसरे के लिए। जैसे LIC एजेंट खुद को LIC बेचता है कि दूसरों के लिए, तो खुद का तो नुकसान कर रहा था ना, दौड़ दौड़ के जगह जा रहा है। तो कहने का क्या मतलब है कि एजेंट किसी भी चीज़ के पीछे एजेंट लग जाएगा तो वो सर्विस वो दूसरे को प्रोवाइड करेगा। जैसे अगर लगा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या लगा हुआ है, तो वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को क्या करेगा रिड्यूस। सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे, सिर्फ सीधे फॉर्मूला पढ़ा है। चलो हम तुम समझते रहो, अगर तुम्हें लिखने का मन हो तो लिख लो, अदरवाइज ठीक है, यहाँ सीधे फार्मूला से भी काम चल सकता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ देखिए, जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मास है वो m ग्राम है, और जो नाइट्रोजन हमने कलेक्ट करी वो है समथिंग V1 ml। क्या कलेक्ट करी V1 ml, और जो टेम्परेचर था रूम का वो कितना था T1 केल्विन, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था दैट इज PMMHg, राइट।
इसके बाद जो एक्वस टेंशन थी T1 की, T1 केल्विन पर, दैट इज F mmHg, और जो प्रेशर ऑफ ड्राई नाइट्रोजन है दैट इज P माइनस F, दैट इज P1 mmHg। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने काम की। सब नोट कर रहे हो क्या? अरे क्या बात, इतने महान बच्चे, हर चीज नोट करना है। चले आगे बढ़े। नोट हो गया बच्चों? चलो आगे लिखिए कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेट करते हैं। चलो यहाँ पर समझो क्या लिखा हुआ है कि मान लीजिए P नॉट, V नॉट और T नॉट, ये क्या है? तो कहेंगे सर ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है एट STP, ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है और ये टेम्परेचर है। अच्छा आपको पता है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2 होता है ना, हमने पढ़ा है ना? किसके लिए? आइडियल गैस इक्वेशन में पढ़ा था। PV बराबर nRT होता है, CV बराबर nRT होता है, और वहाँ से आपने इसको पढ़ा कि अब आपके सिलेबस से ही चैप्टर हट गया है। गैस लॉ एक पूरा चैप्टर हुआ करता था, अब आपके सिलेबस से हट गया है तो फिर पढ़ने की बात नहीं, बट आप जानते रहिए अब तक जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा PV बराबर nRT जैसी चीज़ों के बारे में, राइट? तो P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो यहाँ पर ये हमने सारा STP वाला ले लिया, तो क्या हो गया T नॉट V नॉट अपॉन T नॉट। और जो हमने अभी चेंज किए थे टेम्परेचर और प्रेशर, देखो P1 V1 और T1 लिखा था, है ना? वो लिखा था। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, 22,400 ml बोलूँ या 1 मोल बोलूँ, एक ही बात की नहीं बात। तो 22,400 ml नाइट्रोजन का अगर मैं STP पर वेट करता हूँ, अरे तुम ना भी वेट करो तो मुझे ऐसे ही पता 1 मोल नाइट्रोजन है तो 14 दूना 28 ही होगा। नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 28। तो देखिए क्या लिखा, 28 ग्राम लिखा है। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि अगर V नॉट ml, ठीक है, V नॉट ml ऑफ नाइट्रोजन एट STP, ये तो 1 मोल के लिए था, तो फॉर्मूला ही होता है नंबर ऑफ मोल बराबर V अपॉन 22,400। ये फॉर्मूला होता है कि नहीं? तो अगर यहाँ पर ये V हो जाए V नॉट, क्या हो जाए V नॉट, और 1 मोल का वेट तो हमको पता ही है, तो अगर मैं इतने मोल का वेट निकालना हो तो मैं इसमें, ठीक है, यही लिखा हुआ है कि जो V नॉट ml है नाइट्रोजन, उसका वेट क्या होगा? उसका वेट क्या होगा? तो ये देखो, ये है मोल, अरे माफ करना, ये है मोल। अभी भी नहीं आया होगा ना, मैं सिखा दे रहा हूँ। देखो ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं लगी है। यहाँ पर लिखा है V अपॉन 22,400, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है, और नंबर ऑफ मोल का एक और फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, अब मेरी बात को समझना बस। वेट तुमको निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट तुमको पता है, दैट इज 28, दैट इज, और ये n की जगह ये है, और तुमको वेट निकालना है। अगर मैं लिख रहा हूँ, देखते जाना, अगर मैं ये कहूँ कि वेट इज इक्वल टू V अपॉन 22,400, और इसकी जगह ये 28 है, ये उठा करके मैंने यहाँ रख दिया, तो अब ये कुछ देर के बाद यही तो हो जाएगा। क्या कोई बहुत बड़ी बात बता दी थी क्या? 2 फॉर्मूले को मैंने इक्वेट किया था, समझ में आ गया? अरे 2 फॉर्मूले होते हैं ना, नंबर ऑफ मोल बराबर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर ऑफ मोल बराबर V अपॉन 22,400, इन्हीं को आपस में मैंने इक्वेट कर दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, चलिए देखिए, परसेंटेज नाइट्रोजन निकालने का फॉर्मूला देख लीजिए। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो क्या होगा कि अगर m ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसमें कितना ग्राम नाइट्रोजन होगा? दैट इज 28 इंटू V नॉट अपॉन 22,400 ग्राम। अगर 100 ग्राम है तो आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकल गया, नोट कर लीजिए। अंग्रेज पैदा हुए हैं सर।
हेडिंग डालिए ज़ेल्डाल मेथड। कौन सा मेथड? ज़ेल्डाल मेथड। और काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, मज़ेदार है। इसमें एक्सेप्शन भी है और हमें एक्सेप्शन भी पढ़ना है। देखिए ज़ेल्डाल मेथड लिखिए। क्या हुआ कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को ट्रीट किया किसके साथ? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो हमको क्या मिला? अमोनियम सल्फेट। जब हमने इसको ट्रीट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के बाद तो हमें मिला सोडियम सल्फेट, 2 मोल अमोनिया गैस और 2 मोल ऑफ वाटर। पढ़ो। अब ये जो अमोनिया है जब ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो ये क्या बनाती है? अमोनियम सल्फेट आदि। तो नोट करिए रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है। पढ़ो। जैसे मेरा जो फर्स्ट ईयर था तो फर्स्ट ईयर में जैसे जो है तो मेरी एक तरफ लड़की बैठती थी सारा और एक तरफ बैठती थी साजिया। 2 लड़कियां थी। मतलब टेबल होती है ना, सबकी टेबल होती है, तो प्रैक्टिकल्स में टेबल होती है। तो ओरल पैथोलॉजी का वो नहीं वो होता था DADH, डेंटल एनाटमी डेंटल हिस्टोलॉजी। तो डायग्राम बहुत बनवाते थे सब। तो जितने भी डेवलपमेंटल एनामली है जैसे ओरल कैंसर में OSCC और बाकी जितनी भी बीमारियां होती हैं ओरल कैंसर से रिलेटेड और सिस्ट होती है तो वो सारी चीज़ें वो बनवाते थे। तो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, इधर में शादी है, इधर में। अब हम लोग नॉर्मल हैं, मतलब अपने को फिगर डायग्राम में फर्क नहीं पता, राइट। तो सामने मेरे एक लड़की बैठती थी, मतलब अच्छा खासा। हमारी टेबल बहुत मशहूर थी, एस नाम में वैसे ही बहुत डाइवर्सिटी होती है। तो एस लेटर की टेबल काफ़ी बड़ी थी तो बहुत लोग बैठते थे। तो पता नहीं क्या मेरे से मुँह से निकला कि शाजिया अपना फिगर दिखाना। तो सब मुझे ऐसे देख रहे, मैं ऐसे देख रहा, मतलब मेरा एक नॉर्मल सा था कि डायग्राम। तो मैंने कहा शाजिया अपना फिगर दिखाना, तो वो ऐसे देख रही मुझे। मैं कह रहा मैंने क्या, फिर मैं कह रहा डायग्राम मैं उसको करेक्ट कर रहा हूँ डायग्राम। हाँ बहुत 19-20 का फर्क है लेकिन दिक्कत हो जाती है। तो ये डायग्राम, कभी भी ये सब देखे तो क्या होता है? डायग्राम। हाँ फिगर दिखाना। चलो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकिंग इज m ग्राम। और जो वॉल्यूम है सल्फ्यूरिक एसिड का, द वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड ऑफ मोलैरिटी, दैट इज मोलैरिटी क्या है? m मोलर, राइट। और इसको हमने कितना लिया है? VmL। अच्छा मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम में। समझ में आ गई बात? अब यहाँ पर क्या लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ NaOH ऑफ m मोलर वॉल्यूम ऑफ m मोलर NaOH used for titration of excess of sulfuric acid is V1 ml. Then the V1 ml of NaOH, the molarity will be M1 is equal to V1 upon 2 ml of sulfuric acid. यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड की मोलैरिटी क्या होगी? m मोलर। तो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 ऑफ मोलैरिटी m that is unused is V minus V1 upon 2ml. एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन पूछे आप कर सकते हैं। फॉर्मूला नेक्स्ट पेज पे। चलिए हमें यहाँ पर नाइट्रोजन का कंटेंट निकालना है। कितना किसका निकालना है? नाइट्रोजन का कंटेंट। तो क्या हो जाएगा 14 इंटू m दैट इज मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, याद है आप लोगों को, इंटू 2 अपॉन V माइनस V1 अपॉन V2, इट इज अनयूज्ड मोल ऑफ वॉल्यूम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अपॉन 1000। तो यहाँ से ये फॉर्मूला निकल गया, नोट कर लीजिए, यही है मेन फॉर्मूला। ठीक है, अगर कुछ और पूछना हो तो पूछ लीजिएगा, एक बार देख लीजिए, अगर कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। लोग इसमें थोड़ा सा डर रहे होगे ना कि क्या हो रहा है, मैं आपको ऐसे ही सिखा देता हूँ। देखो, नंबर ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अच्छा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैरिटी ऑल्सो, ठीक है। तो एक बात समझो, जब तुमको यहाँ पर 2 टाइम्स ये दिख रहा है तो यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ अमोनिया बन भी रहा है, तभी ये तुमको दिख रहा है, समझ रहे हो। तो कोई भी चीज़ तुमको अगर ऐसे दिख रही है तो वो इसलिए दिख रही है क्योंकि एवोगाड्रो लॉ को फॉलो कर रही है। किसको फॉलो कर रही है? एवोगाड्रो लॉ को। तो कभी भी ये सब में डरिए मत। अगर आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला लिख लीजिए परसेंटेज नाइट्रोजन निकालने का। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 इंटू एन। एन इज द नॉर्मेलिटी। क्या है? नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एन इंटू मोलैरिटी इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी। एन क्या है? वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि लेट द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टेकिंग इज m ग्राम, देन m ग्राम ऑफ कंपाउंड कंटेन, m ग्राम ऑफ कंपाउंड कंटेन 14 इंटू m इंटू 2, दैट इज दिस इज अनयूज्ड वॉल्यूम अपॉन 1000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, जो हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था। इसके बाद क्या लिखा है कि 100 ग्राम के लिए अगर हम इसको लेते हैं तो लिखा है 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड विल कंटेन द, दिस विल बिकम परसेंटेज। क्या हो गया? परसेंटेज। जब भी हम 100 ग्राम के लिए निकालते हैं तो हम किसके लिए बात कर रहे होते हैं? परसेंटेज के लिए। अभी मैंने सिखाया भी था। तो परसेंटेज नाइट्रोजन इज इक्वल टू, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 1.4 इंटू एन इंटू वॉल्यूम ऑफ बेस रिएक्टेड विद अमोनिया अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। राइट, नोट कर लीजिए। चलिए फाइन, आगे बढ़े। हेडिंग डालिए हैलोजन। और हैलोजन के लिए क्या, कौन सा मेथड हम यूज करते हैं? केरियस मेथड। कौन सा मेथड? चलिए बच्चे लाइव क्लास में जो लोग हैं वो नोट कर पा रहे हैं ना? हेडिंग डालिए फॉर हैलोजेंस। यहाँ पर बेटा हैलोजन लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर लिख लीजिए हैलोजेंस। हैलोजेंस के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? केरियस मेथड यूज करते हैं। यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा है? ऑर्गेनिक सब्सटेंट कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सिल्वर नाइट्रेट। और यहाँ पर क्या लिखा है? केरियस ट्यूब, दैट इज आयरन ट्यूब, और ये इसको हम कहते हैं फर्नेस। चलिए हम देखते हैं रिएक्शन को, पढ़ते हैं। देखिए, लेट द मास ऑफ कंपाउंड टेकन इज m ग्राम। लिखिए मास ऑफ कंपाउंड डैश करके लिखिए m ग्राम। और हैलोजन, अगर हैलोजन में क्लोरीन है तो जो मास है AgCl का जो बनेगा दैट इज m1 ग्राम। तो मोलिकुलर मास ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज 143.5 ग्राम। तो बात आती है कि 143.5 ग्राम ऑफ AgCl कंटेन 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। सो m1 ग्राम ऑफ AgCl कंटेन, तो क्या होगा कि भैया 35.5 अपॉन 143 इंटू m1। देखो एक बात समझिए, अगर मैं 1 मोल लेता हूँ तो 1 मोल लेता हूँ AgCl, तो 1 मोल AgCl का जो मॉलिक्यूलर वेट है 143.5 है।
अब क्वेश्चन आ गया कि 1 मोल AgCl में कितना ग्राम क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा 35.5 ग्राम क्लोरीन है 143.5 ग्राम AgCl में, यही लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं कि अगर मैं m1 ग्राम AgCl ले लूं तो उसमें कितना ग्राम क्लोरीन होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा m1 इंटू 35.5 अपॉन 143.5 ग्राम, ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। बेटा फैन ऑन करो, कुछ तो गड़बड़ है। नोट कर लिया? हवा आ रही थी ठंडी? नहीं आ रही थी ना? जैसे मैंने सॉल्व किया था वैसे चाहो तो साइड में लिख लिया करो अपने नॉलेज के लिए, एक बार खुद से सॉल्व कर लिया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या मैंने ये सिखाया, ये वाली बात मैंने सिखाई? हाँ, नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बात लिखी हुई है। अच्छा, वो मैंने एक पॉइंट बोला था आपको, मैं ज़ेल्डाल मेथड के लिए लिखवाऊंगा एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन लिखवाना भूल गया था। अगर आपके पास जगह हो तो एक बार पहले वो नोट कर लीजिए, फिर लिखवाता हूँ। ज़ेल्डाल मेथड वाली जगह पे कहीं पे साइड में लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने बोला भी था उस समय, बट देखिए ज़ेल्डाल मेथड इज नॉट एप्लीकेबल टू कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन नाइट्रो एंड एजो ग्रुप। नाइट्रोजन प्रेजेंट इन रिंग, अगर नाइट्रो ग्रुप है, एजो ग्रुप लगा है, या रिंग लाइक अ पिरिडीन, या इस फॉर्म में अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो कभी भी ऐसे कंपाउंड ज़ेल्डाल मेथड से टेस्ट को फॉलो नहीं करेंगे। तो लिखा हुआ है क्यों नहीं करेंगे, बिकॉज दिस कंपाउंड डज नॉट चेंज द अमोनियम सल्फेट अंडर दीज कंडीशन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट करिए। अब आप लोग अब नोट कर लीजिए, यहाँ पर देखो AgX लिख दिया है, तो अगर ये ब्रोमीन होगा तो ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर वेट लिख देंगे, AgBr का, AgCl का 143 था, ठीक है, AgI होगा, AgI का लिख देंगे। तो ये है एक जनरल फार्मूला, आप इससे भी सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, ये क्लोरीन के लिए है। चलिए डालिए सल्फर,
हेडिंग आ गई सल्फर। समझते हैं इसके बारे में। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका मास क्या है m, और जो बेरियम सल्फेट है उसका मास क्या है m1। अब जो m1 मास है मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है बेरियम सल्फेट का वो होता है 233, ठीक है। तो अगर मैं 1 मोल बेरियम सल्फेट की बात करूं या 233 ग्राम बेरियम सल्फेट की बात करूं तो एक ही बात, और 1 मोल बेरियम सल्फेट में 32 ग्राम सल्फर है। कितना ग्राम? तो क्या लिखा हुआ है 233 ग्राम ऑफ बेरियम सल्फेट कंटेन 32 ग्राम ऑफ सल्फर। तो अब बात आती है कि अगर मैंने मान लीजिए m1 ग्राम बेरियम सल्फेट लिया है तो उसमें कितना ग्राम सल्फर होगी? तो 32/233 इंटू m1। सिखाया कि नहीं? एक की नियम नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे परसेंटेज सल्फर निकालते चलिए। डन? हेडिंग डालिए फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के एस्टिमेशन के 2 मेथड हैं। सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन देखिए क्या हुआ कि हमने क्या किया कि जो फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड है उसको ट्रीट किया फ्यूमिक नाइट्रिक एसिड के साथ और हमको क्या मिला? फॉस्फोरिक एसिड। जब हमने इसको ट्रीट किया अमोनिया या अमोनियम और अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ तो हमको क्या प्रोडक्ट मिला? अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट दैट इज NH4 का होल थ्राइस PO4 डॉट 12MoO3। और जब हमने इसको फिल्टर आउट किया, वॉश किया और ड्राई किया तो हमको क्या मिल गया? वेट ऑफ फॉस्फोरस। नोट करिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। अगर हमने मान लीजिए m ग्राम लिया कंपाउंड और उस m ग्राम कंपाउंड में m1 ग्राम क्या है? अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट दैट इज NH4 का होल थ्राइस PO4 डॉट 12 मोल ऑफ MoO3। इसका जो मास है वो कितना होता है? 1877। दिस मास विल कंटेन कितना फॉस्फोरस? दैट इज 31 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस। यही चीज आपको समझानी थी कि तो m1 ग्राम कितना लेगा तो क्या हो जाएगा? 31/1877 इंटू m1। देखिए ये लिखा है कि नहीं? समझ में आई बात? नोट करिए। नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करेंगे, बस इसको थोड़ा सा और पढ़ा देंगे। थैंक यू।